किसी भी सिविल या क्रिमिनल ट्रायल में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो कानून शहादत ऑर्डर का है। क्रिमिनल ट्रायल या सिविल ट्रायल कोई भी केसेस हैं, उनको प्रूव करने के लिए जो बीच का रास्ता है सीआरपीसी जो है वो उसके अंदर प्रोवाइडेड है कि कंप्लीस अपॉइंट कौन करेगा, किस तरह से उसका सेपरेट ट्रायल होगा और फिर किस तरह से उसको जो है वो कौन ऑफर करेगा, थ्रू प्रोसिक्यूशन होगा। कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिनको आपको प्रूव करने की या मतलब उस पे फर्दर आपको एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं हो। किसी भी क्रिमिनल या सिविल ट्रायल को फाइनलाइज करने में या प्रूव या डिसप्रूव करने में सबसे इम्पोर्टेंट जो बैकबोन का रोल प्ले करती है या एक बाईपास का रोल प्ले करती है, वो आपकी है कानून शहादत ऑर्डर 1984। Assalamu alaikum. This is Advocate Asadullah Hashmi. This is actually an educational video in furtherance of civil and criminal trials. Previous videos में हमने कुछ criminal trials के बारे में overview दिया, उसके बाद civil trials के बारे में, जो कि complete overview जो है वो हमारी practical exposure जो है वो professionally कि लॉयर्स को किस तरह से प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा और किस तरह से वो जो है वो पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं वाइल वाइल प्लीडिंग केसेस और वाइल ट्रायल, या जो है वो ड्यूरिंग ट्रायल जो भी मामला जो हैं वो जो जो स्टेप्स बीच में इन्वॉल्व होते हैं, उन सारों को जो है वो टेकअप किया जाएगा। आज हम जो है ओवरव्यू करेंगे क्यूएसओ का कानून शहादत ऑर्डर जो है वो 1984 का। किसी भी सिविल या क्रिमिनल ट्रायल में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो कानून शहादत ऑर्डर का है। यानी किसी भी मुल्क में है तो एविडेंस एक्ट जो है वो, उसके अलावा अगर पाकिस्तान है तो जैसे पाकिस्तान में एप्लीकेबल लॉ जो है वो एविडेंस क्यूएसओ जो है वो क्यूएसओ 1984 है। आज हम क्यूएसओ का ओवरव्यू करेंगे इस तरह के क्यूएसओ जो है वो बेसिकली एक बाईपास का जो है वो रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल क्रिमिनल ट्रायल या सिविल ट्रायल कोई भी केसेस हैं, उनको प्रूव करने के लिए जो बीच का रास्ता है वो क्यूएसओ से गुजरता है। यानी आपने किसी भी केस को अगर प्रूव करना है, देन यू नीड टू प्रूव थ्रू क्यूएसओ। तो कानून शहादत ऑर्डर जो है वो डिफरेंट आस्पेक्ट्स प्रोवाइड करता है, डिफरेंट स्टेप्स प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप किसी भी सिविल या क्रिमिनल या कॉरपोरेट कमर्शियल या इवन किसी भी फोरम पे आप अपने स्टैंस को, अपने केस को प्रूव कर सकते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप क्यूएसओ को अगर देखें, फॉर एग्जांपल नंबर 1 ये कि क्यूएसओ में सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो है कॉम्पिटेंसी एंड नंबर ऑफ विटनेसेस। जैसे आर्टिकल 3 एंड 17 इसको जो है वो अगर आप मिला के पढ़ें तो ये डील करता है कि विटनेसेस किसी भी केस को प्रूव करने के लिए विटनेसेस कितने रिक्वायर्ड हैं, कौन विटनेस कॉम्पिटेंट है, या कितने नंबर ऑफ विटनेस जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं किसी फाइनेंशियल मैटर में, किसी अदर मैटर में, और कौन कौन लोग एज ए लीगली जो है वो किसी भी केस को प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए लेजिस्लेचर ने क्यूएसओ में प्रोवाइडेड है आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 17 ऑफ क्यूएसओ को अगर आप मिला के पढ़ें तो आपको कॉम्पिटेंसी एंड नंबर ऑफ विटनेसेस मिल जाते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जी प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। आप कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हर इंसान के लाइफ में जिनको आप कोई आपको बर्डनाइज नहीं कर सकता, फोर्स नहीं कर सकता या कंपेल नहीं कर सकता कि आप उसको डिस्क्लोज करें किसी भी बंदे के सामने। उन्हें कहते हैं प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, जो कि एक्चुअल प्रोटेक्टेड हैं अंडर आर्टिकल, अगर आप उधर आर्टिकल 4 टू 15 तक जितनी भी कम्युनिकेशंस हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स की जो है वो कोई भी कम्युनिकेशन है, फॉर एग्जांपल ऑफिशियल कम्युनिकेशन ऑफ एनी पब्लिक सर्वेंट्स या गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, लॉयर और क्लाइंट की जो आपस में कम्युनिकेशंस हैं, इवन फॉर एग्जांपल
हस्बैंड एंड वाइफ की आपस की जो भी डिस्कशन है, उसको कोई भी आपको कंपेल नहीं कर सकता कि आप जो है वो उसको डिस्क्लोज करें, अनलेस के कोई सुपीरियर जो अथॉरिटी है, फॉर एग्जांपल अगर जजेस की बात करें तो उनका ऊपर जो हाई कोर्ट है या कोई सुपीरियर जज जो है वो उनको कंपेल कर सकता है कि आप उसके सामने डिस्क्लोज करें जो भी बात हो। तो ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है जो कि क्यूएसओ में प्रोटेक्टेड है, आपको कोई कंपेल नहीं कर सकता कि आप उसको डिस्क्लोज करें। उसके बाद आ जाता है आपके पास अकम्प्लिस। अकम्प्लिस कौन होता है? अकम्प्लिस होता है द पर्सन हु इज एक्चुअली को एक्यूज्ड इन एनी ऑफेंस, हाउएवर हिज रोल इज मिनिमम इन दैट अक्रेंस। जिसने पूरा वाकया देखा हो खुद अपनी आंखों से, उसमें रोल प्ले किया हो, हाउएवर उसका रोल ऑफेंस में मिनिमम हो, तो उसको हम अकम्प्लिस कहते हैं। अब ये प्रिंसिपल समझना भी ज़रूरी है हम इसमें, क्योंकि ये हम अभी ओवरव्यू कर रहे हैं। इंशाल्लाह डिटेल लेक्चर हमारा जो है वो एक एक टॉपिक को हम बाकायदा तौर पे जो है वो एक्सप्लेन करेंगे विद सर्टन इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंट ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, उसके अंदर जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल अकम्प्लिस के लिए आप इतना सा माइंड में रखें कि ये को एक्यूज्ड होता है जिसका मिनिमम रोल होता है ऑफेंस में। जब कभी प्रोसिक्यूशन को या किसी भी जगह पे आपके पास विटनेसेस या आई विटनेस या फॉर एग्जांपल कोई और विटनेसेस नहीं मौजूद होते, कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी इनकम्प्लीट होते हैं, तो तब आप थ्रू प्रोसिक्यूशन मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जैसे अगर आप इसको प्रॉपर देखें, पहली बात तो अकम्प्लिस कॉम्पिटेंट विटनेस होता है अंडर आर्टिकल 16 में, लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो थ्रू क्रोबोरेटिव एविडेंस के थ्रू जो है वो डिटरमिन की जाती है, जो कि आर्टिकल 129 इलस्ट्रेशन बी उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करवाता है कि जी जब तक अकम्प्लिस अनवर्दी है, जब तक आप उसको अदर सर्कमस्टेंशियल या क्रोबोरेटिव एविडेंसेस से प्रूव नहीं कर लेते कि वो बात जो बता रहा है, स्टोरी नरेट जो कर रहा है, वो बिल्कुल करेक्ट है, एग्जैक्ट है। उसके अलावा जो 337, 338, 339 सीआरपीसी जो है वो उसके अंदर प्रोवाइडेड है कि कंप्लीस अपॉइंट कौन करेगा, किस तरह से उसका सेपरेट ट्रायल होगा यानी को एक्यूज के साथ, और फिर किस तरह से उसको जो है वो कौन ऑफ़र करेगा, थ्रू प्रोसिक्यूशन होगा, एडीपीपी या डीडीपीपी उसको ऑफ़र करेगा। ये सारा प्रोसेस जो है वो हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है जी आपके पास रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। अब किसी भी एक बात देखिए, बीइंग ए लॉयर मैं ये कहता हूँ कि आपको इस बात का पता होना चाहिए, आपने किसी भी केस को प्रूव करना है, चाहे वो सिविल है, क्रिमिनल है, व्हाटएवर, कोई भी कॉर्पोरेट कमर्शियल कोई भी केस है, आपने चेन ऑफ अक्रेंस जो है उसको मीट ज़रूर करना है, उनको कनेक्ट करना मस्ट है। अगर चेन कहीं पे भी टूटता है, इट मीन्स कि आपकी जो है वो एविडेंस कमज़ोर हो रही है, और जब वो अगर वो चेन टूट जाता है तो उससे डाउट क्रिएट होता है। जब डाउट क्रिएट होता है तो वो फिर बेनिफिट ऑफ डाउट, जनरल रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल है कि जितने भी बेनिफिट्स हैं डाउट की वजह से हुए हैं, तो देन उसका बेनिफिट हमेशा एक्यूज्ड को मिलता है। तो लिहाजा रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट में आपने एक अक्रेंस, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको एग्जांपलीफाई करें, एक इंसिडेंट कमिट होता है, उसमें हमेशा चेन ऑफ अक्रेंस होती है। एक ऑफेंस फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में किसी एक सेक्टर में F10 में फॉर एग्जांपल एक ऑफेंस कमिट होता है, यहाँ से कुछ लोग गए फॉर एग्जांपल F6 से, उन्होंने एक जगह से गाड़ी चोरी की, गाड़ी चोरी करने के बाद उन्होंने रास्ते में एक्सीडेंट किया, एक्सीडेंट करने के बाद वो F10 मर्कज़ पहुँचे, वहाँ पे उन्होंने गाड़ी पार्क की, पार्क करने के बाद उन्होंने वेपन ख़रीदा, वेपन ख़रीदने के बाद उन्होंने जाके कहीं पे किसी शॉप पे कहीं किसी जगह पे वारदात की। कुछ लोगों में से उनमें से उन्होंने सीसीटीवी वीडियोज़ आई। अब ये सारे जो इंसिडेंट हो रहे हैं, सारे के सारे इंसिडेंट आपस में कनेक्टेड हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल उनकी F6 से लेके अक्रेंस तक जो भी चेन है, इन सारों को प्रूव कर पाए, तो आपका केस जो है वो बेहतरीन प्रूव हो जाता है। तो लिहाजा इस चीज़ की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि आप किस तरह, इसी तरह क्यूएसओ में रेस जस्टाई का प्रिंसिपल जो है वो प्रोवाइडेड है। अब कहने का मकसद ये है कि ये सारी रेलेवेंसी यानी टोटल आर्टिकल 17 से ऑनवर्ड 29 तक जो है वो आपके पास रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स है कि जो भी आप चीज़ प्रूव करने जा रहे हो, उनमें एक जो जो चीज़ किसी एक मेन अक्रेंस से, मेन डिस्प्यूट से कनेक्टेड है,
उसको भी प्रूव करना, उसके बारे में भी आप एविडेंसेस दे सकते हो और कोर्ट में प्रूव करवा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्यूएसओ में अगर आप फर्दर चलें तो एडमिशन्स आ जाते हैं 30 से ऑनवर्ड 45 तक जो है वो एडमिशन्स एंड कन्फेशंस वगैरह आ जाते हैं। उसमें भी कैटेगोरिकली लॉ में प्रोवाइडेड है कि ऐसे कन्फेशंस जो हैं जो कि पुलिस कस्टडी में, या जैसे 38 में प्रोवाइडेड है कि पुलिस के सामने, 39 में पुलिस कस्टडी में अगर आपसे कन्फेशन लिया गया, या 37 में प्रोवाइडेड है कि इंड्यूसमेंट या थ्रेट से जो भी कन्फेशन लिया गया तो वो इररेलेवेंट है, इनएडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो लिहाजा कहने का मकसद ये है कि एविडेंस का किसी भी सिविल या क्रिमिनल या कॉर्पोरेट या किसी भी ट्रायल में सबसे इम्पोर्टेंट और क्रूशियल रोल होता है किसी भी केस को प्रूव करने के लिए। तो बहुत सारे लोग इसको एज ए एडिशनल सपोर्टिव यानी सब्सटीट्यूटेड लॉ के तौर पे पढ़ते हैं, लेकिन एज पर माय ओपिनियन क्यूएसओ इज एक्चुअली बैकबोन का रोल प्ले करती है किसी भी केस को प्रूव करने के लिए। तो लिहाजा अगर आपकी सिविल लॉज पे, सब्सटेंटिव लॉज पे, क्रिमिनल लॉज पे अगर आपकी उबूर हासिल है तो आपका उससे ज़्यादा उबूर आपको एविडेंस पे, क्यूएसओ पे होना चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू आपने सबको जो है वो प्रूव करना है, और जब तक प्रूव नहीं होगा आप किसी भी केस से जो है वो बेनिफिट हासिल नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट अगर आप चलें उसके बाद डाइंग डिक्लेरेशन आ जाती है 46 में कि डाइंग डिक्लेरेशन, अब उसमें भी प्रिंसिपल्स प्रोवाइडेड हैं। उसके बाद आप चलें, जैसे अब नॉर्मली लोग समझते हैं जो सेक्शन 11 है सीपीसी का कि जी रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल जो है वो वहाँ से अट्रैक्ट होता है, और ये वो देखें जो रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल है 11 सेक्शन 11 सीपीसी में, वो बताता है आपको कि किन किन कौन कौन सी चीज़ें अगर मैच करती हैं, केस ऑलरेडी डिसाइडेड है, सेम पार्टीज़ हैं, सेम कॉज ऑफ एक्शन है, सेम सब्जेक्ट मैटर है, अगर इन मामलात को, यानी वो रिक्वायरमेंट बताता है कि रेस जुडिकाटा के लिए रिक्वायर्ड क्या है। जब ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया तो उसकी जो लीगल बैकिंग है वो प्रोवाइड होती है आपको आर्टिकल 54 ऑफ द क्यूएसओ में, जो लीगल बैकिंग आपको प्रोवाइड करता है कि जो भी ट्रायल्स या जजमेंट्स ऑलरेडी डिसाइडेड हैं वो बार कर देती हैं नेक्स्ट आने वाले नए को। तो इसलिए वो जो रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल बैकिंग जो मिलती है लीगल क्यूएसओ में से, वो आर्टिकल 54 है। उसके बाद आप लोग आ जाएं, नेक्स्ट आ जाता है जी एक्सपर्ट्स ओपिनियन 59 से ऑनवर्ड। एक्सपर्ट्स ओपिनियन रिगार्डिंग राइटिंग, रिगार्डिंग सिग्नेचर्स, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, या कोई साइंस या टेक्नोलॉजी या किसी भी चीज़ के बारे में, ये जैसे एक्सपर्ट्स ओपिनियन में इवन ये जो पीएफएसए है, फोरेंसिक की जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के थ्रू जो रिकग्नाइज अदारे हैं जो फोरेंसिक करके देते हैं, कोई फॉर एग्जांपल डेथ काज हो गई कहीं पे, किसी का एविडेंस या आई विटनेस नहीं है, लेकिन कोई पॉइजन दे के डेथ हुई, मर्डर हुआ, या बुलेट लगी, फॉर एग्जांपल कोई भी, या मेडिकल ओपिनियन चाहिए, ये सारे के सारे होते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन। द पर्सन हु इज एक्चुअली स्पेशलाइज्ड इन पर्टिकुलर फील्ड, तो देन इट मींस यू कैन से उसका जो ओपिनियन होगा वो होगा एक्सपर्ट्स ओपिनियन। जिस तरह एमिकस क्यूराए जो होते हैं कोर्ट को असिस्टेंस के लिए बुलाए जाते हैं, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ये ज़्यादातर होता है, नीचे लोअर कोर्ट में थोड़ा कम है। तो हाई कोर्ट में ये कुछ लॉयर्स या फॉर एग्जांपल कुछ जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उन लोगों को बुलाया जाता है जो कि अपने फील्ड के माहिर लोग होते हैं, फॉर द सेक ऑफ कि जी उनसे कोई लीगल ओपिनियन लिया जाए रिगार्डिंग दैट अक्रेंस या दैट डिस्प्यूट, या फॉर एग्जांपल कोई भी किसी भी मैटर के बारे में, क्योंकि क्यूएसओ क्रिमिनल, सिविल, कॉर्पोरेट, कमर्शियल, रेवेन्यू हर चीज़ पे इम्प्लीमेंट होती है। तो लिहाजा इन सब में ये जो है वो बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करती है। अब किसी शख्स की फॉर एग्जांपल और ओरल एविडेंस के ऊपर अगर आए हम, फॉर एग्जांपल 71 कहता है जी ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस वो होता है कि फॉर एग्जांपल आप जुबानी बयान दें, कोई भी विटनेसेस बुलाएं, डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है लेकिन वर्बली आप किसी से बयान दिलवाएं, लेकिन उसके लिए जो कंडीशंस प्रोवाइडेड हैं वो ये है कि जी ओरल एविडेंस जो है दैट मस्ट बी डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ देखने के काबिल है, उस बंदे की गवाही एडमिसिबल है कोर्ट में, जो कहे कि मैंने उसको ये काम करते हुए देखा,
अगर कोई ऐसी चीज के बारे में एविडेंस देनी है जो दैट कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस, सूंघा सूंघा जा सकता है, तो उस बंदे की एविडेंस एडमिसिबल है जो ये कहे कि मैंने स्मेल किया, मैंने उसकी फ्रेग्रेंस जो है वो स्मेल की, तो इस चीज़ के बारे में वो हो। अगर वो टचेबल चीज़ है तो वो उसने उस बंदे की जो एविडेंस है वो एडमिसिबल है, जो ये कहे कि मुझे टच किया या टच करके देखा या वट एवर, ये सारी चीज़ें ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो ओरल एविडेंस के बाद अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिल जाता है तो ओरल एविडेंस की को वो एक्सक्लूड कर देता है उसकी इंपॉर्टेंस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। यानी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री जैसे आर्टिकल 101 से लेके ऑनवर्ड 110 तक जो है वो इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड कि जब ओरल एविडेंस के बाद कोई सेकेंडरी एविडेंस यानी प्राइमरी एविडेंस या कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ जाता है तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ओरल एविडेंस को साइड पे कर देता है, यानी एक्सक्लूड कर देता है उसकी वैल्यू को, जब उसके इन फर्दरेंस जो है वो डॉक्यूमेंट आपको मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैंने एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है, ये मेरा ओरल एविडेंस है, जो कि आर्टिकल 71 से जो है वो लीगल बैकिंग है कि ओरल एविडेंस है। डायरेक्ट मैंने कहा कि मैंने एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया और मैं उसके लिए एविडेंस देने आ गया। हाउएवर अगर डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस कर दिया जाए फॉर द इंस्पेक्शन बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, तो उसमें क्या होता है वो 101 से लेके ऑनवर्ड 110 वाली जो है वो लीगल बैकिंग जो है वो उसको ओरल एविडेंस की वैल्यू को साइड पे कर देते हैं कि जी डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस हो गया फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। तो ये एक एविडेंस के रूल हैं, ये हर लॉयर को बीइंग ए लॉयर या लीगल एक्सपर्ट उसको पता होने चाहिए कि किस तरह जो है वो एविडेंस जो है वो उसकी एडमिसिबिलिटी को देखा जाता है एज पर लॉ। ओरल एविडेंस के बाद आ जाता है आपके पास प्राइमरी एविडेंस यानी प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स या प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस क्या होते हैं कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं इटसेल्फ प्रोड्यूस कर दिए जाएं इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट के लिए। सेकेंडरी एविडेंस वो होते हैं, फॉर एग्जांपल 76 में आर्टिकल में प्रोवाइडेड है कि सेकेंडरी एविडेंस में होता ये है कि ऐसे डॉक्यूमेंट जिनकी प्राइमरी एविडेंस या तो कभी मिल ना सकते हो, गुम हो गए हो, या अनरीचेबल हो, या फॉर एग्जांपल डिस्ट्रॉय हो चुके हों, या कहीं मिसप्लेस्ड हों कि वो मिल नहीं सकते, प्रोड्यूस नहीं हो सकते, या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कि ऐसे रिकॉर्ड का हिस्सा है जिसकी आपको कॉपी ही मिल सकती है, जैसे जजमेंट्स हैं, कोई भी लेजिस्लेचर से जो भी डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या किसी भी गवर्नमेंट का या फॉरेन ऑफिशियल्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट जो आपको ओरिजिनल नहीं मिल सकते लेकिन उसकी सर्टिफाइड कॉपीज जो कि उनके ऑथराइज्ड ऑफिसर्स होते हैं वो आपको अटेस्ट करके दे देते हैं, वैल्यू उनकी भी ओरिजिनल के बराबर होती है। हाउएवर ओरिजिनल उनके पास फिक्स होता है तो लिहाजा आपको वो नहीं मिल सकते, तो आप उसकी सर्टिफाइड कॉपीज, लेकिन उसकी वैल्यू भी एज पर जो है वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बराबर होती है। सर्टिफाइड कॉपी को भी ट्रू कॉपी कंसीडर किया जा सकता है। अब जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात चल रही है, इसी में एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है और पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपीज एडमिसिबल होती है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, वो क्योंकि उनकी मेन प्राइमरी जो डॉक्यूमेंट्स है वो तो प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता क्योंकि वो ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा है, तो इसलिए उसकी सर्टिफाइड कॉपीज जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। उसके बाद आ जाता है प्रिजम्पशंस। जब भी कोई डॉक्यूमेंट किसी कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया जाता है तो उसके बाद आर्टिकल 90 से लेके 101 तक जो है वो इट हैज़ बीन कैटेगोरिकली प्रोवाइडेड कि कोर्ट इज ड्यूटी बाउंड टू ऑब्जर्व दैट जो डॉक्यूमेंट उसके सामने पेश किया गया है वो डॉक्यूमेंट ड्यूली साइंड है, ड्यूली ऑथराइज्ड है, लीगल कैपेसिटी में वो बंदा टेकअप कर रहा था और उसके अंदर कोई फॉर्जरी नहीं है, बिल्कुल लीगल कैपेसिटी में वो बंदा जो जेन्युइन ऑथराइज्ड पर्सन आपके सामने ला रहा है, अनलेस रिबटेड बाय द अदर पार्टी। यानी जब तक किसी दूसरी तरफ से रिबटल नहीं आएगा, जो कोई भी डॉक्यूमेंट आपके सामने कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा तो कोर्ट पाबंद है इस चीज़ की कि वो उसको जेन्युइन कंसीडर करेगी अनलेस के किसी दूसरी तरफ से उसको जो है वो रिबटल आ जाए। तो ये हो गया एक्सक्लूजन। हम आपको ऑलरेडी पता चल गया कि अगर आपने वर्बली कोई ओरल एविडेंस दिया था लेकिन बाद में कोई डॉक्यूमेंट आ गया या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस कर दिया गया तो ओरल एविडेंस की वैल्यू ख़त्म हो जाती है जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके सामने पेश हो जाएगा।
एक और इसी के साथ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब कभी कंटेंट को प्रूव करने की बात आएगी, यानी एक तो डॉक्यूमेंट को प्रूव करना है कि मैंने डायरेक्ट एविडेंस दे दिया कि जी कंटेंट जो है, फॉर एग्जांपल ये जो डॉक्यूमेंट है, स्टैम्प पेपर है, कोई भी सेल डीड है, कोई एग्रीमेंट है, ये डॉक्यूमेंट जी मैंने लिखा, मैंने बनाया एटसेट्रा। लेकिन जो उसके अंदर कंटेंट है, उस कंटेंट को आप प्राइमरी एविडेंस के थ्रू ही प्रोड्यूस करेंगे और प्राइमरी एविडेंस के थ्रू ही उसको प्रूव करेंगे, ये मस्ट है। उसके बाद आप आ जाते हैं, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें ये है, कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिनको आपको प्रूव करने की या मतलब उस पे फर्दर आपको एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं होती। कोर्ट ऑफ लॉ में आपको कोई भी केस या किसी चीज़ को प्रूव करना है, कुछ ऐसे जैसे आर्टिकल 111 जो है, या 112 है, 113 है, जिसमें प्रोवाइडेड है कि ऐसे फैक्ट्स या केसेस या डिस्प्यूट जो जुडिशियली नोटिसेबल हैं, जिन पे कोर्ट नोटिस ले सकती है, वो आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। या जो फैक्ट्स एडमिटेड हैं, किसी ने जो फैक्ट्स को एज इट इज़ एडमिट कर लिया, उनको आपको प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो एज इट इज़ उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो डिसाइड हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप ये देखें, एक कोर्ट में अगर आपने प्रोड्यूस कर दिया, फॉर एग्जांपल कोई भी डॉक्यूमेंट या स्टेटमेंट दे दी किसी और कोर्ट में किसी और केस से रिलेटेड, और वो स्टेटमेंट किसी दूसरी कोर्ट में एडमिसिबल है और आपके ऊपर एस्टॉपल जो है वो लग जाता है, जो कि 114 क्यूएसओ में प्रोवाइडेड है। एस्टॉपल कैसे लगता है कि आपने एक एक फोरम पे एक स्टेटमेंट दी कि मेरी फॉर एग्जांपल 4 प्लॉट में से 2 प्लॉट की जो प्रॉपर्टी है इस्लामाबाद वाली, वो मेरी है, बाकी जो 2 प्लॉट्स हैं उनकी फॉर एग्जांपल मैंने रावलपिंडी या किसी और या किसी दूसरे भाई को दे दी है या सोल्ड आउट कर दिया, या वट कोई भी स्टेटमेंट आपने इशू की वहाँ पे। और एक दफ़ा किसी और कोर्ट में एक और क्वेश्चन आ गया कुछ टाइम के बाद, साल 2 साल या 4 साल या 10 साल के बाद, उसी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट अराइज हुआ रावलपिंडी का, तो जो आप 8 साल या 7 साल पहले जो है वो किसी और कोर्ट में उसके बारे में स्टेटमेंट दे चुके थे, वो स्टेटमेंट इस कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल है और वो आपको स्टॉप कर देगी। यानी कहने का मकसद यह स्टॉपर लग जाएगा आपके ऊपर, या आपके बिहाफ पे कोई बंदा कोई स्टेटमेंट दे रहा था, कोई काम कर रहा था और एग्जीक्यूट करता जा रहा था, और आपने उसको नहीं रोका। इट मीन्स आपने इम्प्लाइडली उसको ऑथराइज किया हुआ था, जैसे ऑस्टेंसिबल ऑनर होता है, इस तरह से आपने उसको जो है वो ऑथराइज कंसीडर किया जाएगा कि आपने उसको ऑथराइज किया हुआ था वो काम करने के लिए। तो लिहाजा आप उसके बाद बिल्कुल आप उस पर डिनाई नहीं कर सकते, तो आपके ऊपर स्टॉपल का जो प्रिंसिपल है वो अट्रैक्ट हो जाएगा, जो कि 114 में कैटेगोरिकली प्रोवाइडेड है। उसके बाद आप आ जाएं 117 से आगे ऑनवर्ड, आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ स्टार्ट हो जाता है। बर्डन ऑफ प्रूफ का जो चैप्टर है इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बात याद रखें, मैंने बीइंग ए लॉयर एक बिल्कुल एक सिंगल लाइन में जो है वो इसके लिए एक प्रिंसिपल जो है वो डिराइव किया, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक बात याद रखें, जनरल प्रिंसिपल, हाउएवर देयर इज़ एन एक्सेप्शन, लेकिन जनरल प्रिंसिपल जो हर केस में जो है वो लाई करता है, वो इज़ बेसिकली इज़ दैट कि द पर्सन हु असर्ट ही हैज़ टू प्रूव। यानी आप बस एक चीज़ याद रखें, जो शख्स किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में कोई चीज़ असर्ट करता है उसी ने प्रूव करना है, अनलेस द पर्सन हु इज इन पोजीशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। अगर कोई बंदा एक्टिव कॉन्फिडेंस में है तो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन जनरल प्रिंसिपल आपने याद रखना है कि जो भी बंदा असर्ट करेगा, कोई भी चीज़ असर्ट करेगा कि जी ये जो है ये चीज़ इस तरह है या ये फैक्ट इस तरह था, ही हैज़ टू प्रूव, तो उसी ने इसको प्रूव करना है। तो ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जब आप ये सारा कुछ हो जाता है, ये सारा कुछ ट्रायल में एविडेंस स्टेज के बीच में सारा कुछ जो है वो रोल प्ले करेगा। फिर जब एविडेंस हो जाती है, सारे मामलात हो जाते हैं, उसके बाद आ जाता है एग्जामिनेशन का प्रोसेस, जो कि फॉर एग्जांपल 130 आर्टिकल 130 से ऑनवर्ड स्टार्ट होता है। एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज कैसे होगा, फिर उसके बाद ऑर्डर उसका क्या होगा, यानी सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, फिर उसके बाद दूसरी पार्टी का राइट होता है क्रॉस एग्जामिनेशन का,
जब क्रॉस एग्जामिनेशन में अगर कोई नए क्वेश्चंस आ गए तो उसके बाद उसको री एग्जामिनेशन होता है। तो ये सारा प्रोसेस है ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन जो कि आर्टिकल 133 में प्रोवाइडेड है। फिर उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। ये सारी चीज़ें होने के बाद अब एक और चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन इन चीफ में आप लीड नहीं कर सकते किसी को एविडेंस कराने के लिए। आप उसको खुद या लॉयर या कोई एक्सटर्नल सोर्स से आप उसको लीड नहीं कर सकते कि आप ये बोलें या ये बोलें या कुछ भी, आप उसको लीड नहीं कर सकते कि जी आप ये ही कहें। हाउएवर इन क्रॉस एग्जामिनेशन आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपने अपने जो आपका सर्कल है, जिस चीज़ को आपने प्रूव करना है या डिसप्रूव करना है, आपने जब क्रॉस एग्जामिन करना है, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल द आर्ट ऑफ ए लॉयर, और उसके अलावा क्रॉस एग्जामिनेशन के ऊपर बहुत सारी बुक्स जो हैं वो ऑलरेडी रिटन हैं बाय डिफरेंट चीफ जस्टिसेस और अदर बड़े बड़े लीगल स्कॉलर्स। नेशनली भी इंटरनेशनली भी बहुत सारी जो है वो बुक्स इसके ऊपर ऑलरेडी जो है वो पब्लिश हुई हुई है। तो कहने का मकसद ये है कि क्रॉस एग्जामिनेशन इतना इम्पोर्टेंट है किसी भी केस को प्रूव और डिसप्रूव करने के लिए कि आप पूरे केस को यू टर्न दे सकते हैं थ्रू क्रॉस एग्जामिनेशन। उसके आर्ट आपको बीइंग ए लीगल एक्सपर्ट मस्ट है कि आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप आगे चलते जाएं तो कहने का मकसद ये है, अब आज एविडेंस में मॉडर्नाइजेशन का ज़माना है। इस मॉडर्नाइजेशन के दौर में जो ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम के ज़रिए जो भी एविडेंस प्रोड्यूस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई वीडियो बन गई, कोई सीसीटीवी फुटेज आ गई, या फॉर एग्जांपल कोई रिकॉर्डिंग हो गई यूएसबीज में, फॉर एग्जांपल कोई फोटोग्राफ बन गई, या इंसिडेंट करते हुए कोई सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड हो गई। तो अगर सोर्स नोन है आपके पास, तो आर्टिकल 164 क्यूएसओ के अकॉर्डिंगली कोर्ट के पास ये भी कोर्ट की पावर्स हैं, डिस्क्रिशन है कोर्ट की कि वो जितने भी ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम या ऑटोमेटेड डिवाइसेस जो ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो यूज़ होती हैं, वो सारी मॉडर्न डिवाइसेस के थ्रू जो भी एविडेंसेस कलेक्ट होते हैं उनको वो कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल कर सकती है। तो उसके लिए बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पैरामीटर्स भी जो है वो मेंशन कर दिए कि किन पैरामीटर्स पे कोई भी वीडियो या ऑडियो या कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो फुलफ़िल करती है। जैसे फॉर एग्जांपल पीएफएसए की रिपोर्ट जो है वो फोरेंसिक करवा लें उसको कि क्या वो जेन्युइन है या नहीं। आजकल जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो कमीशन बनाया गया है, ये जो ऑडियो लीक्स वाला जो मामला है उसके ऊपर, तो वो भी इसी चीज़ को मद्देनज़र रख के बनाया गया कि वेदर दैट वीडियोज़ या ऑडियोज़ वर जेन्युइन और नॉट। तो उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी एविडेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो फाइनली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किसी भी क्रिमिनल या सिविल ट्रायल को फाइनलाइज करने में या प्रूव या डिसप्रूव करने में सबसे इम्पोर्टेंट जो बैकबोन का रोल प्ले करती है या एक बाईपास का रोल प्ले करती है, वो आपकी है कानून शहादत ऑर्डर 1984। बिना क्यूएसओ पे उबूर हासिल किए, बिना इस चीज़ के बारे में जाने कि आपको कैसे एविडेंस जो है वो रोल प्ले कर सकती है, क्या क्या इम्पोर्टेंस है क्यूएसओ की किसी भी ट्रायल को प्रूव करने में, किन किन डॉक्यूमेंट्स को आप जो है वो कोर्ट में एज ए एडमिसिबल एविडेंस पेश कर सकते हो, किन किन डॉक्यूमेंट्स को आप जो है वो फोरेंसिक के लिए ले जा सकते हो। एक्सपर्ट्स ओपिनियन की जो राय है, ओपिनियन है, वो कोई भी जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उसकी क्या वैल्यू है। फॉर एग्जांपल जो एक बंदा किसी दूसरे फोरम पे अपनी स्टेटमेंट दे चुका, उसने अगर किसी दूसरे फोरम पे अगर वही स्टेटमेंट रिवर्स कर दी तो उसके ऊपर स्टॉपल कैसे लगेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, कैसे आप ये प्रूव करेंगे कि किस चीज़ का जो है वो प्रूव करना, किसी डॉक्यूमेंट का या किसी एविडेंस का प्रूव करने का बर्डन किसके ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एज ए होल को किस चीज़ को टैकल करती है, किस चीज़ की तरफ इशारा करती हैं कि अगर आप क्यूएसओ के ऊपर उबूर हासिल करते हैं और आपको कमांड है, ग्रिप है पूरी क्यूएसओ पे,
तो यू कैन प्रूव एनी केस, मतलब चाहे वो क्रिमिनल हो, कॉर्पोरेट हो, कमर्शियल हो, सर्विस मैटर्स हो, व्हाटएवर कोई भी केस हो, तो आप उसको प्रूव कर सकते हैं। तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है, बीइंग ए लीगल एक्सपर्ट, आपको क्यूएसओ के ऊपर कमांड अगर आपकी नहीं है, यू कांट बी एन एक्सपर्ट लॉयर। थैंक यू।